कहने का मतलब ये हुआ ना कि डेटा हैंडलिंग में हमें ये पढ़ना है कि जो दिया हुआ है वैल्यू, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको कुछ इस प्रकार से प्रोड्यूस करना है, कुछ उसे इस प्रकार से हमें लिखना है या रिप्रेजेंट करना है जिससे उसका डिलीवरी आसान हो। जैसे मैंने आपको बच्चों का एग्जांपल दिया कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स है और मुझसे हाइट पूछा जा रहा है, तो मैं एक एक बच्चे का हाइट तो बताऊंगा नहीं, मैं उसमें कोई एवरेज वैल्यू लेकर के बता दूंगा कि हाँ भाई हमारे क्लास के बच्चों का इतना हाइट है। उसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स Sir, हमारे को your यहाँ दिए voice हुए is हैं। cracking in between. या तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि जो भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं उसे कैसे हम लोग तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किया होता है उसे हम लोग डेटा बोलते हैं। और आप पिछले क्लास में ही पढ़े हुए हैं कि डेटा को हम लोग अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा आसान होता है, स्टडी ज़्यादा आसान होती है। इसीलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का। और वन मेथड क्या है, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ एकदम बच्चे वाला मेथड है, जैसे आप क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है। वैसे क्लास 6 में भी ये चीज़ देख चुके होंगे कि कैसे हम लोग जैसे एक जो इमेज है कार का वो 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यू नो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 250 कार्स एंड दिस इज 300, दिस इज 400, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग सीधे चलते हैं बार ग्राफ पे। देखो बार ग्राफ पे ही हम लोग को करना है, बार ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बार ग्राफ से क्या होता है ना, एक क्लियर कट हमें ये पता चलता है कि किसकी कितनी ग्रोथ हो रही है। अगर मान लो यहाँ दिया हुआ है क्या कि display information using bar of uniform width, their height being proportional to the respective values. So you know इस साइड में हम लोग क्या दिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 और 2003, 4, 4, 5, मतलब एकेडमिक ईयर्स में कैसे कैसे बच्चों की वृद्धि हुई है, कैसे कैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है किसी पर्टिकुलर स्कूल में क्लास में कैसे कैसे बढ़े हैं। इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ बताया और दिखाया जा रहा है। हम लोग देख सकते हैं 2003 2004 में 100 स्टूडेंट थे और 2006 और 2007 में 300 थे। तो एक बार के थ्रू एक सक्सेसिव हम लोग देख सकते हैं, या कंपैरिजन भी आसान होता है। अगर पूछ दिया जाए कि 2004 में और 2007 में कितना डिफरेंस था, तो इसको क्लियरली हम लोग देख कैसे बता सकते हैं कि 2004-05 में कितने थे भाई, 200 थे, और 6 और 7 में कितने हैं, 300, यानी कि 10 स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। और इस ग्राफ के बेसिस पे आप इजीली इनका आंसर्स को कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग डबल बार ग्राफ का। बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डेटा। यानी यहाँ क्या होता है, कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बताया जा रहा है 2005 और 2006 का, मतलब एक ये सेशन हो गया, दूसरा ये सेशन हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कंपेयर कर सकते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, मतलब मैथ्स में किसी बच्चे को वाइट वाला किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाले सेशन का, और जो ग्रे है वो 2006 और 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यू कैन सी यहाँ किस तरह से किस सब्जेक्ट में ग्रोथ हुआ है, किस सब्जेक्ट में ग्रोथ नहीं हुआ है, किस सब्जेक्ट में क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है ना, किस सब्जेक्ट में घटा है रिजल्ट। तो ये क्या है ना, कंपैरिजन के लिए बहुत ही अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन होता है। बहुत ईजिली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सारे आंसर्स आप इजीली कर सकते हो। यानी कह सकते हैं हम लोग कि डबल बार ग्राफ से कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन तो पूछिए जल्दी से। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। किसी को भी? No, sir. ओके गुड। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ट्राई दीज के। ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन। नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, जुलाई में 100। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बार ग्राफ से इसे दिखा सकते हैं। बार ग्राफ से हम लोग इसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे अभी। एज वी हैव drawn the bar graph, you can see we have considered the scale as 500, and you know it is for July, it is for July, it is for August, it is for September, it is for October, it is for November, and it is for December. Any doubt बच्चे? Any doubt? नो सर। No, sir. Good. So I hope other questions we can easily solve. Question number 2 we can solve similarly. Children who prefer walking and cycling, school A, school B. No, but this question is a kind of double bar graph, isn't it? So we should also try to solve this one. So as we can see that in the y-axis we have drawn number, we have written number of children, and on the x-axis we have written the names of school A, B and C. एंड यू कैन सी ईजिली, आप देख सकते हैं कि किस तरह से डबल बार ग्राफ से हम लोग ईजिली इसे ड्रॉ कर सकते हैं। स्केलिंग कुछ भी ले सकते हैं, 5, 10 कुछ भी लें हम लोग। और ये जो कलर्ड पोर्शन है इट रिप्रेजेंट साइकिलिंग। सो यू कैन सी ईजिली कि स्कूल ए में ना साइकिलिंग करने वाले, अगर इस डेटा को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं
जस्ट डोंट लुक ऑन द गिवन फिगर ओवर देयर। तो सिर्फ इस बार ग्राफ से हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि स्कूल ए में साइकिलिंग करने वालों की संख्या ज़्यादा है, स्कूल बी में वॉकिंग की संख्या ज़्यादा है, स्कूल सी में फिर से साइकिलिंग करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या किस डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में इन बिटवीन साइकिलिंग एंड वॉकिंग, किस स्कूल में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है? हाँ जी, स्कूल बी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देख सकते हैं ना कितना ज़्यादा डिफरेंस, बस इस लेंथ को, इस हाइट को देख करके हम लोग इजीली बता सकते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे, आप करने की कोशिश करना। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग डेटा की, कि हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। सो यू नो कि सबसे पहले हमारे पास जो भी डेटा आता है उसे ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा ना। इफ़ यू डोंट ऑर्गेनाइज, इफ़ वी आर जस्ट गोइंग टू लीव दैट डेटा एज इट इज़, सो इट इज़ गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट। अगर इसे हमें रिप्रोड्यूस करना हो, कंपेयर करना हो या फिर कुछ भी करना हो, उस केस में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ डेटा है हमारे पास दिया हुआ है कि कुछ रिजल्ट आया है बच्चों का और उनसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। मतलब ये रिजल्ट किस चीज़ का है कि किनका क्या फेवरेट सब्जेक्ट है। तो सारे बच्चों ने अपना बताया। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, जो नंबर ऑफ ऑप्शंस है हमारे पास वो हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हियर इट इज रिटन। और बाय यूजिंग द टैली मार्क वी कैन ईजिली रिप्रेजेंट, ये जो यहाँ 7 नंबर लिखे हैं, 5 6 4 लिखे हैं ना, टैली मार्क के थ्रू ईजिली उस नंबर को भी देखा और समझा जा सकता है। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, मतलब जो रिपीटेशन है, 8 पसंद करने वालों की कितनी संख्या है, तो वो क्या हो गया 7। ठीक है, तो ये 7 जो है वो एक तरह का रिपीटेशन है कि भाई 7 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें 8 बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया। फिर से हमारे पास क्या है, ये ट्राई दीज है, इसको मैं करूँगा नहीं क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। बस जितने भी डिफरेंट आपके दिए हुए ऑप्शन है, ऐसा आपको टेबल बनाना है, उसमें रैबिट लिखना है, कैट लिखना है, फिश लिखना है और आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोलिए यस और नो। नो सर। गुड। अब बात करते हैं हम लोग ग्रुपिंग डेटा की, कि हम लोग डेटा को ग्रुप कैसे करते हैं। अब देखिएगा, जैसे हम लोग डेटा, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 21 10, अब यहाँ पे क्या था, एक स्पेसिफाइड दिया हुआ था वैल्यू, है ना, कि कौन सा एनिमल है या कौन सा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है ना बच्चे, कि डिफरेंट है, 30 है, 22, बहुत सारे डेटा भरे हुए हैं। अब सबके लिए तो हम लोग नहीं लिख सकते, तो इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं ना, एक रेंज ऑफ नंबर लेते हैं। उस रेंज ऑफ नंबर में कितने सारे वैल्यूज फॉल कर रहे हैं, इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्चुअली में, कि कुछ मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 जो मैथ्स में आया है 60 स्टूडेंट्स के द्वारा। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 60 डिफरेंट वैल्यू लिखें, या फिर 60 नहीं तो 50 लिखें या 40 लिखें, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसे हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक रेंज बनाना पड़ेगा जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वही रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 to 10 कितने बच्चों को आया भाई, तो 2। और आपको पता है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, एंड दैट फ्रीक्वेंसी कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई टैली मार्क। तो 10 to 20 कितने हैं भाई, 10 है, 20 to 30 21 है। इस तरह से आप इन सब चीज़ों को देख और समझ सकते हो। ये एक तरह का क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब समझते हैं बच्चे, यहाँ जो ये 0 to 10 10 to 20 आप देख रहे हो ना, इट इज़ नोन एज क्लास इंटरवल। इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्लास इंटरवल कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या है, रिपीटिशन ऑफ डेटा है, कि कौन सा वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रहा है, कौन सा वैल्यू कितनी बार आ रहा है। 0 to 10 कितनी बार है, 10 to 20 कितनी बार है, 20 to 30 कितनी बार है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 to 60 ये क्लास इंटरवल है, तो इसका लोअर क्लास क्या है, इसका लोअर क्लास क्या है, बोलिएगा बच्चे। सो नाउ वी कैन कंटिन्यू। सो 50 to 60, 50 इज द लोअर, यू कैन से इट इज़ द लोअर लिमिट एंड 60 इज द अपर लिमिट। तो जो भी रेंज होता है उसका जो छोटा वाला वैल्यू है दैट इज लोअर लिमिट, जो बड़ा वाला वैल्यू है दैट इज द अपर लिमिट। नाउ और इनका जो डिफरेंस है बच्चे, जो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज नोन एज विड्थ और साइज। उसे क्या कहते हैं हम लोग, विड्थ या साइज कहते हैं। अब देखिए, आपको पता है जैसा कि जो भी ट्राइदीज के क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के, दैट इज वेरी गुड। तो आप यहाँ देख सकते हैं, स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे को दे रखा है यहाँ पे, डेली इनकम दे रखे हैं 550 वर्कर्स के। अब देख सकते हैं क्लास इंटरवल में डेली इनकम कितना है, 100 से 125 रुपये कमाने वाले कितने वर्कर हैं, तो 45 है। सिमिलरली यू कैन सी 225 to 250 कमाने वाले कितने हैं, 55 है। अब इन सब चीज़ों, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे हम लोग ईजिली आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट मी इसको छोटा मैं पहले साइड कर लूँ। अब आपको ये क्लियरली पूरा टेबल दिख रहा है,
ठीक है। अब आप यहाँ पे इजीली आंसर कर सकते हैं कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कोई भी एक क्लास इंटरवल उठाओ, आप कोई भी एक वैल्यू उठाओ, उसको डिफरेंस करोगे तो ये कितना होगा 25। विच क्लास हैज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब हाइएस्ट डेटा किस में रहा है बताइएगा जल्दी। विच हैज द हाइएस्ट वन। Sir, 200 to 225. Sir, 200. Yeah, good, good. So we can write here 200 to 225. Similarly, which class has the lowest frequency? सबसे कम वाला वैल्यू कहाँ है भाई, बताइएगा। Sir, 300 to Sir, 300. 325. बहुत बढ़िया। तो हम लोग देख सकते यहाँ 300 आप बोल रहे हो, हाँ 300 to 325, बहुत बढ़िया। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 250 to 275। अपर लिमिट मतलब बड़ा वाला वैल्यू कौन सा हुआ इसमें बताइएगा, 250 to 275 में। एनी वन ऑफ यू। इजी तो है यार, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं था। ये जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल, ये जो क्लास इंटरवल है इसका बाहर वाला मतलब 250 to 275 है ना, तो 275 बड़ा वाला हुआ, दैट इज द अपर लिमिट, और जो स्टार्टिंग है दैट इज द लोअर लिमिट, है ना। तो 275 इज द अपर लिमिट। एनी डाउट, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए अपर लिमिट में। एनीवन से यस और नो। ओके ठीक है। विच टू क्लासेस आर द सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी कहाँ है बताइएगा। रीड करिए डेटा को अच्छे से, यू विल गेट टू नो। Sir, 225 to 250 and 150 to 175. या Sir, 150 to यहाँ 150 to 175 में है, फिर 225 से 250। तो आप समझ सकते हो कैसे हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ वी हैव बार्स विथ अ डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस के साथ हमारे पास बार दिया हुआ है। सो यू नो